ये 3 साल का बच्चा जो कि 3 साल के बच्चे की तरह दिख नहीं रहा और इसके हाथ में तलवार है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसका रीबॉर्न हुआ है। बट इस बार इसको एक गॉडेस दिखती है और ये गॉडेस इसको बहुत सारी पावर्स देती है अपनी। बट देखने वाली बात ये होगी कि गॉडेस की पावर की हेल्प से ये बच्चा कैसे अपना फ्यूचर चेंज कर पाएगा या फिर चेंज कर पाएगा भी या नहीं। बट ये गॉडेस इसको तब मिलती है जब ये 12 साल का होता है। एक दिन जेवियर के वर्ल्ड में अचानक से मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं और वो हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। पता नहीं उन्हें ऐसा करके क्या मजा आता है, लेकिन वो तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद ह्यूमैनिटी उन्हें हराने में सफल रहती है। तो ये है जेवियर। तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया। ये है जेवियर की पहली वाली जिंदगी, यानी इस जिंदगी के बाद उसका रीइंकार्नेशन होता है। और तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि जेवियर कैसे अभी 12 साल का है। जेवियर हमें बता रहा होता है कि ह्यूमैनिटी जीत तो गई, लेकिन इस चीज का फायदा क्या हुआ, क्योंकि उसके सारे साथी लोग खत्म हो गए हैं और अब बस वो अकेला है जो कि इसमें जिंदा बचा है। लेकिन इसकी जिंदगी से दुख अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके सामने है डीमन किंग। इसका नाम है साइरस पैट्रिक और इसकी फिलहाल मैजिक पावर पूरी की पूरी खत्म हो रखी है। वो जेवियर से कहता है कि जेवियर जीत चुका है, लेकिन डेमंस इस दुनिया में वापस जरूर आएंगे। जेवियर से कहता है चुप कर जा। जेवियर अपनी तलवार उठाता है और उसको सीधा खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और वो इसका कोर भी निकाल लेता है। ये चीज होता है साइरस का कोर। जेवियर इसे देखते ही समझ जाता है कि इसी चीज से साइरस को मैजिक पावर मिल रही थी। वो यहाँ पर इस कोर को तोड़ने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन इसके अंदर से इतनी ज्यादा मैजिक एनर्जी निकल रही होती है कि जेवियर उस मैजिक एनर्जी को झेल ही नहीं पाता और फिलहाल उसको कोई भी ऐसा साथी नहीं बचा जो कि इन मैजिक अटैक्स को झेल पाए। जेवियर मैजिक एनर्जी को नहीं झेल सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड्समैन है, ना कि मैजिशियन। और इसी चक्कर में फाइनली जेवियर भी मारा जाता है। लेकिन अब अगला सीन एक दूसरी ही दुनिया का होता है। जेवियर की यहाँ पर आंखें खुलती है और वो अपने सामने दो लोगों को देखता है। ये हैं उसके मॉम और डैड। जेवियर समझ जाता है कि वो फिर से अपनी ही फैमिली में रीइंकार्नेट हो गया है और वो फिलहाल अपने बचपन में है। जेवियर वक्त में 20 साल पीछे आ जाता है। जेवियर ऐसे ही करके बता रहा होता है कि उसके पास उसकी पिछली जिंदगी की मेमोरीज भी है और वो बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी ग्रो कर पा रहा है। ऐसे ही करते करते जेवियर इतना बड़ा हो जाता है कि वो तलवार उठाने लायक हो जाता है और ये बहुत अजीब लग रहा है देखने में। जेवियर अभी 3 साल का हो चुका है एंड इतनी सही उम्र में ये लड़का स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो भी भयंकर तरीके से। उसकी मॉम उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने से मना कर रही होती है, लेकिन इस चीज से उसके पापा को कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। वो कहता है कि अगर जेवियर ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो वो एक दिन बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनेगा। इतनी ज्यादा तलवार घुमाते घुमाते जेवियर के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और पता नहीं कैसे ही अचानक से पेड़ के ऊपर लटक जाती है। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। जेवियर उस तलवार को निकालने के लिए अकेले ही जा रहा होता है। उसके पापा फालतू में ही हंस रहे होते हैं, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन वो हंस रहे हैं उसके ऊपर। जेवियर उस पेड़ के पास जाता है और कूद कूद कर अपने तलवार निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इस 3 साल के भुट्टे से बच्चे को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसके हाथ के आसपास आग आ जाती है और इसी आग के जरिए ये तलवार पेड़ से निकल के इसके हाथ में जाती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर ये हो कैसे सकता है। खैर तुम्हें नहीं भी लग रहा होगा तब भी मैं तुम्हें बताऊंगा। वेल जेवियर के मॉम डैड उसके पास जाते हैं। उन्हें एक्चुअली पता होता है कि ये चीज मैजिक है। वाओ। जेवियर के पापा बताते हैं कि उसकी फैमिली में जेवियर एकमात्र ऐसा बच्चा है जिसके अंदर मैजिक पावर यूज करने की क्षमता है। लेकिन जेवियर सोच रहा होता है कि आखिर उसके अंदर मैजिक पावर कैसे आ गई और वो ये भी सोचने लगता है कि उसने शायद डीमन किंग के कोर को तोड़ने की कोशिश करी थी, तभी उसकी बॉडी ने हो सकता है कि मैजिक को अब्सॉर्ब कर लिया हो अपने अंदर। जेवियर के पापा इस आलू की बोरी को उठाते हुए कहते हैं कि उनका नाम करेगा रोशन जेवियर राज दुलारा, यानी कि वो एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनेगा। अच्छा वो डॉक्टर नहीं बना रहा। लेकिन जेवियर सोच रहा होता है कि पता नहीं कहां से उसके पास ये मैजिक पावर आ गई है, लेकिन अब वो अपना फ्यूचर चेंज करेगा इस मैजिक के थ्रू। अगला सीन होता है 9 साल बाद का और हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पर जेवियर हो चुका है अब 12 साल का। जेवियर अपनी तलवार को इधर उधर हिलाता है, वो भी 5000 बार एक दिन के अंदर। यानी जेवियर काफी ज्यादा मेहनती लड़का है। लेकिन जेवियर इतनी मेहनत कर क्यों रहा है। वो मेहनत कर रहा है डीमन किंग साइरस पैट्रिक को हराने के लिए। इस लड़के को यहाँ पर वापस से गुस्सा आ जाता है और पता नहीं ये क्यों बेमतलब में भड़का जा रहा है। अब जेवियर अपनी तलवार में मैजिक का यूज करके इतना जोरदार अटैक करता है कि जंगल के सारे पेड़ कट जाते हैं। इसके बाद वो सोच रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए उसे। अब जेवियर यहाँ पे एक किताब पढ़ रहा होता है। उसने अपनी फैमिली को पहले ही बता रखा होता है कि वो किसी को भी ना बताए कि जेवियर को मैजिक यूज करना आता है। इसलिए जेवियर मैजिक की स्टडी खुद ही करता है। उसे वाटर मैजिक का यूज करना तो आ गया है, अब वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके फायर मैजिक का यूज करना भी सीख रहा है। उस बुक से ही पढ़ के यहाँ पे जेवियर फायर मैजिक का अटैक करता है और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि आसपास के जंगल का एरिया जल जाता है। जेवियर को खुद पर भरोसा नहीं होता कि वो इतना कमाल का मैजिक यूज कर सकता है और ये तो फिलहाल इंटरमीडिएट यानी मध्यम लेवल का मैजिक है। इसके बाद अगला सीन होता है मार्केट का। यहाँ पर लोग ही बातें कर रहे होते हैं कि बोन कैसल से कुछ नोबल्स आ रहे हैं इस जगह को इंस्पेक्ट करने के लिए। वो ये भी कहते हैं कि ये लोग तो टैक्स भरते रहते हैं हर साल, लेकिन अभी ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। जेवियर भी यहाँ पर होता है और वो मार्केट में घूम रहा होता है। इस बंदे को जरा सी भी सोशल एंजाइटी नहीं हो रही होती, क्योंकि ये सबके साथ फ्रेंडली है। जेवियर बताता है कि उसको अपनी पिछली जिंदगी से याद है कि इस जगह पर किंग जिम आया करता है अपने नौकर के साथ टैक्स कलेक्ट करने के लिए। लेकिन वो किंग जिम एक नंबर का फट्टू आदमी है। जब डीमंस का अटैक हुआ था इनकी दुनिया में तब वो भाग गया था। उसे लगा था कि वो पैसों से खुद को बचा लेगा। उसको ये लग रहा था कि वो डीमंस को पैसे देगा और डीमंस उसकी जान छोड़ देंगे। तभी यहाँ पर कुछ घोड़ों पे घोड़े बैठ के आते हैं। इन घोड़ों की वजह से इन दुकानदारों की चीजें इधर उधर बिखर जाती है। गलती इन्हीं लोगों की होती
है, लेकिन ये लोग जो है उन दुकानदारों की ही कुटाई करना चालू कर देते हैं। इस बार ये नोबल्स होते हैं जो कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं, यानी कि इस बार किंग जिम नहीं आया है, क्योंकि इस बार उसका बेटा आया है। इसका नाम है आयन। ये यहाँ पे घोड़े पे बैठा होता है और उसको एक माँ बेटी दिखती है, लेकिन उसकी नजर होती है इस लड़की के ऊपर। वो अब उनकी दुकान पे जाता है और एक ब्रेड का पीस उठा के कहता है कि ये कितने का है। लड़की बताती है कि वो ये फ्री में ले जा सकता है। आयन यहाँ पर उन लोगों को हद से ज्यादा गोल्ड कॉइन दे देता है। ये लड़की कहती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आयन को चेंज दे सके, बट आयन कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को उसके साथ भेज देगी तब वो पैसे नहीं लेगा। मतलब गाइस तुम स्ट्रेटेजी देख रहे हो, ऐसा कहाँ होता है, तुमने कभी देखा है क्या? जेवियर आयन की इस हरकत को देखकर भड़क जाता है और वो अपनी पैंट से अपनी तलवार, मतलब पैंट के बगल से अपनी तलवार निकाल लेता है। उसके मूड में ये होता है कि वो आज आयन के अंदर अपनी तलवार दे देगा, लेकिन वो अपनी तलवार वापस रख लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोगों के अटेंशन को अपनी ओर लाए। और उसके पास एक इम्पोर्टेंट मिशन भी है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगता है। वो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाता है और अपनी मैजिक के हेल्प से दूसरी छत पे जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वो अपना मैजिक भी यूज कर पाएगा और अगर उसे कोई पकड़ भी लेता है तो यहाँ से आराम से भाग सकता है। अब यहाँ पर आयन उस लड़की को कुछ करे उससे पहले ही आयन के आसपास पानी आ जाता है और वो उसको ट्रैप कर लेता है, जिससे कि आयन को सांस आना बंद हो जाती है। और जो उसके बॉडीगार्ड्स आए होते हैं उसके साथ, वो भी आयन को नहीं बचा पाते। लेकिन ये लड़की ऊपर खड़े जेवियर को देख लेती है और वो समझ जाती है कि जेवियर ही इस मैजिक का यूज कर रहा है, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताती और वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। जेवियर यहाँ पे 2 मिनट से मैजिक यूज कर रहा होता है और वो देखता है कि आयन की इतने में ही फट गई है। बट तभी यहाँ पर एक और मैजिशियन आता है और उसका नाम होता है हाबुश। वो आते ही यहाँ पर इस वाटर मैजिक को नलिफाई कर देता है, जिससे कि आयन की जान बच जाती है। इसीलिए अब यहाँ पे जेवियर हाबुश के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, लेकिन हाबुश अपने मैजिक का यूज करता है और उसके मैजिक को नलिफाई कर देता है। ये देखकर जेवियर की ऐसी तैसी हो जाती है और वो वहां से भागने के बारे में सोचता है। दूसरी ओर यहाँ पर आयन जो है वो इस लेडी के ऊपर भड़क रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि इस मैजिक का यूज किसी औरत ने करा है। कोई आखिर कितना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है वो आप आयन को देखकर समझ सकते हैं। आयन अब यहाँ पर इस औरत को नुकसान पहुंचा उससे पहले ही हाबुश उसको ऐसा करने से रोक देता है। हाबुश जो है वो आयन का टीचर है। हाबुश उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है वापस। अगला सीन होता है जेवियर की फैमिली का, जो कि यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। खाते समय ये लोग यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं कि आज सिटी के अंदर नोबल आए थे और किसी ने अपना मैजिक यूज करके किंग के बेटे की लंका लगा दी। ये बात सुनकर जेवियर के डैड काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ऐसा करा वो बहुत कमाल का होगा। ये है जेवियर की छोटी बहन हेलिना। ये कह रही होती है कि वो जो मैजिशियन था वो एक वाटर मैजिशियन था और कहीं वो जेवियर तो नहीं था। ये बात सुनकर जेवियर थोड़ा सा नर्वस आ जाता है। वो बताता है कि वो मैजिशियन वो नहीं था क्योंकि वो तो सुबह से जंगलों के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। खाते हुए हेलिना यहाँ पर मैजिक की बुक पढ़ रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसको पढ़ने से मना कर रही होती है और कहती है कि वो सबसे पहले अपने खाने के ऊपर ध्यान दे। इसके बाद जेवियर के डैड कहते हैं कि ये पंक्तियां बस 2 दिन और चलेंगी, जैसे ही टैक्स कलेक्शन पूरा हो जाएगा ये नोबल्स वापस चले जाएंगे अपनी जगह पर। इसके बाद जेवियर के डैड उसे पूछते हैं कि क्या उसे अभी ट्रेनिंग करनी है। जेवियर कहता है कि उसे ट्रेनिंग नहीं करनी अभी, उसने पढ़ने के बारे में सोचा है दोपहर में। दोपहर में कौन पढ़ता है गाइस, दोपहर में तो लोग सोते हैं। अब जेवियर पढ़ने जा रहा होता है और हेलिना भी कहती है कि उसको भी पढ़ना है। जेवियर उसको बताता है कि अभी हेलिना को स्कूल जाना है, इसीलिए हेलिना उसके साथ अभी नहीं पढ़ सकती। वो ये भी कहता है कि हेलिना को मैजिक का यूज करके एक ऐसी मेडिसिन बनानी है जिसे पीकर जेवियर को अगर चोट भी लगे हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। जेवियर को पहले ही पता होता है कि उसकी जिंदगी में आखिर क्या होने वाला है। जेवियर को ये भी पता होता है कि जो उसकी छोटी बहन हेलिना है वो मैजिकल मेडिसिन में काफी ज्यादा अच्छी है और वो अपनी पिछली लाइफ में बस 16 साल की उम्र में ही एक डॉक्टर बन गई थी, लेकिन एक डीमन अटैक में उसकी बहन खत्म हो जाती है। सो सैड। लेकिन वो एक मेडिसिन बना रही थी एक वायरस के लिए, लेकिन वो उसे बना नहीं पाती। इसके बाद अगला सीन होता है बोन कैसल का। कैसल के अंदर आयन की कुटाई चल रही होती है, बैंग बैंग बैंग। उसके फादर उसकी पिटाई इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मार्केट के अंदर हाबुश के साथ बदतमीजी करी थी। आयन अपने फादर को बताता है कि हाबुश तो बस एक बॉडीगार्ड है, उसको लेकर उसके पापा उसकी पिटाई कैसे कर सकते हैं। आयन के फादर उसको समझाते हुए कहते हैं, सुन बे चिलगोजे, एक राजा के लिए उसकी मिलिट्री सबसे ऊपर होती है और तू तो उन मिलिट्री के जूतों के बराबर भी नहीं है। हाबुश जो है वो एक ग्रेट मैजिशियन है, सिर्फ आपसे भी ऊपर है वो। सीधी सी बात है कि जिम अपने बेटे को जरा सा भी प्यार नहीं करता अपनी मिलिट्री के आगे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद आयन वहां से रोते हुए भाग जाता है। बाहर जाने के बाद वो ये सब सोच रहा होता है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक मैजिशियन आ गया था जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। अगला सीन होता है शाम का और इस लड़की ने जेवियर को मिलने के लिए बुला रखा होता है। ये वही लड़की है जिसको जेवियर ने बचाया होता है मार्केट में। जैसे ही जेवियर वहां पे पहुंचता है, ये लड़की उसको थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन जेवियर यहाँ पे ऐसे एक्ट करता है कि जैसे पता ही ना हो उसे कि उसने क्या करा है, क्योंकि उसको बताना भी नहीं है कि वो एक मैजिशियन है। वेल उसका एहसान चुकाने के लिए लड़की उसको थोड़े से फ्रूट्स दे देती है। जेवियर समझ जाता है कि ये लड़की काफी होशियार है क्योंकि वो जान चुकी है कि जेवियर एक मैजिशियन भी है और एक स्वॉर्ड्समैन भी। ये लड़की काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड भी होती है उसकी एबिलिटीज को देखने के लिए। वेल गाइस, इस लड़की को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लड़की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वेल इसका नाम है सिसिली। अब जेवियर को पता होता है कि सिसिली उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो उसकी साथी भी थी जब वो लोग डीमन से फाइट
फाइट कर रहे थे, लेकिन वो ये भी जानता है कि डीमन किंग साइरस पैट्रिक से फाइट करते समय सिसली मारी जाती है। जेवियर देखता है कि लड़की इतने प्यार से बोल रही है दिखाने के लिए, तो वो भी मान जाता है अपनी दिखाने के लिए स्किल्स और एबिलिटीज को। लेकिन जेवियर की यहाँ पे कंडीशन होती है, वो सिसली से कहता है कि उन्हें यहाँ से पहले दूर जाना होगा, उस जगह पर जहाँ पे इन दोनों को कोई ना देख रहा हो। आगे बढ़ते हैं। वेल अगला सीन होता है रात का। यहाँ पर आयन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, गुस्से की आग उसकी जला रही होती है। वो यहाँ पर एक पेड़ को पंच करता है, लेकिन ऐसी तैसी हो जाती है, पेड़ की नहीं उसकी। अचानक से उसके पीछे एक मैजिकल मॉन्स्टर आ जाता है। आयन को हवा में लगती कि उसके पीछे एक मैजिकल बीस्ट आ चुका है। ये मॉन्स्टर यहाँ पर आके आयन की कुटाई करना शुरू कर देता है। आयन को पता चल जाता है कि उसके पीछे इतना बड़ा मैजिक बीस्ट है, इसका मतलब अब वो गया। लेकिन कोई उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसको पीछे धकेल देता है। ये होता है जेवियर, जो कि उसका सेवियर बन के आया है, मतलब कि जेवियर इसको यहाँ पर बचाने आया है। वो सोच रहा होता है कि ये मैजिकल बीस्ट जंगलों के इतने अंदर रहते हैं, लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कहीं डीमन उनके ऊपर अटैक तो नहीं करने वाले, उसको ऐसा भी लग रहा होता है। बट तभी अचानक से ये मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। वो अपने हाथों से जेवियर को हिट करने वाला होता है, लेकिन जेवियर कूद के खुद को बचा लेता है। जेवियर उस मॉन्स्टर को काटने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो ये सोच रहा होता है कि वो इस मॉन्स्टर के सामने इतनी देर तक इसलिए टिक पा रहा है क्योंकि उसने बचपन से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है। फाइनली मॉन्स्टर जेवियर को हिट कर देता है। उसका हिट जेवियर को लगते ही जेवियर पीछे हट जाता है। वो अब अपने मैजिक को यूज करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो भोंदू लड़का होता है, जिसके कारण वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जेवियर नहीं चाहता कि आयन उसको मैजिक यूज करता हुआ देखे। उसे ये भी डाउट रहता है कि क्या वो अपने मैजिक के यूज से इस मॉन्स्टर को हरा भी सकता है या नहीं। लेकिन अब वो कहता है कि भाड़ में जाए सब कुछ, वो बिना मैजिक के ही इस मॉन्स्टर को हराएगा। जिसके बाद वो सीधा अटैक कर देता है अपनी तलवार से इस मॉन्स्टर के ऊपर। फाइनली वो उसके ऊपर अपने तलवार से वार करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। जैसे ही इस मॉन्स्टर के ऊपर कट्स लगते हैं, ये मॉन्स्टर वहीं के वहीं गिर जाता है। आयन ये चीज देखकर शॉक हो जाता है कि जेवियर ने उस मैजिकल बीस्ट को हरा दिया। सिसली जेवियर के पास जाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिलहाल थोड़ा सा थक चुका है। वो ये भी कहता है कि वो इस बार सबको बचा लेगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये मॉन्स्टर अपने आप को हील कर चुका है और वो फिर से इनके ऊपर अब अटैक करने वाला है। जेवियर सिसली को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर यहाँ पर सिसली रहेगी तो जेवियर को काफी ज्यादा दिक्कत होगी इस मॉन्स्टर से फाइट करने में। सिसली आयन का हाथ पकड़ती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसे साथ ही साथ जेवियर की चिंता भी हो रही होती है। उन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद जेवियर इस मॉन्स्टर के ऊपर तलवार फेंक के मारता है, लेकिन ये मॉन्स्टर उस तलवार को डॉच कर लेता है और बच जाता है। जिसके बाद जेवियर भागते हुए जाता है अपनी तलवार उठाने के लिए। उसका आइडिया होता है कि वो इस मॉन्स्टर को जंगलों के अंदर ले जाएगा और फिर अपने मैजिक का यूज करेगा उसको खत्म करने के लिए। तब तक यहाँ पे सिसली आयन को लेकर भाग चुकी होगी दूर। वो यहाँ पर ठीक ऐसा ही करता है और इस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाना चालू कर देता है। ये मॉन्स्टर अब अपने पावर का यूज करता है और जेवियर के ऊपर बहुत सारे पेड़ों को फेंक देता है। पता नहीं क्यों इस स्टोरी के अंदर पेड़ों की ऐसी तैसी कर रखी है बहुत ज्यादा। एनीवेज यहाँ पर इन पेड़ों से बचने के लिए जेवियर उन पेड़ों को काट डालता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज करने से जेवियर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर जेवियर के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक से जेवियर काफी दूर जाके गिरता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज भी आता है। अभी मॉन्स्टर जेवियर के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, मतलब चुम्मा चाटी करने जितना करीब। लेकिन जेवियर उसके मुंह पे मिट्टी फेंक के मारता है और अपनी इज्जत बचा के भागता है। भागते भागते जेवियर ये सोच रहा होता है कि अब उसको मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी फाइट बहुत ज्यादा चैप्टर ले रही है मानवा के। मतलब ये है कि अगर जेवियर मैजिक का यूज नहीं करता है अभी तो उसके लग जाएंगे। वेल भागते भागते जेवियर एक खाई के किनारे पे आ जाता है एंड यहाँ पर आने के बाद वो एक फायर बॉल बनाना शुरू कर देता है। वेल वो फायर बॉल बनाकर उस मॉन्स्टर के चेहरे पे फेंक देता है। ये फायर बॉल उस मॉन्स्टर के चेहरे पे लगती है और ये मॉन्स्टर यहीं के यहीं निपट जाता है। इस मॉन्स्टर को हराने के बाद जेवियर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के वेट से ये खाई टूट जाती है और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। जेवियर सोच रहा होता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी है इस मॉन्स्टर को हराने में एंड उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि तभी उसके आसपास एक मैजिक फॉर्मेशन बन जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों भाग रहे होते हैं और इन दोनों को ही एक लाइट आते हुए दिखती है पीछे से। अगला सीन होता है जेवियर का, जो कि उस खाई के अंदर ही होता है, लेकिन वो यहाँ पर सेफ होता है। बट उसकी हड्डी टूट रखी होती है पैर की, तो उतना भी सेफ नहीं होता। वो हड्डी टूटने के बाद ऐसा दर्द होता है कि बंदा चिल्लाने के मारे ही खत्म हो जाए, लेकिन ये चुपचाप अपने पैरों पे कपड़ा बांध लेता है। लेकिन उसे एक बात बहुत अजीब लगती है। वो देखता है कि वो एक खाई में गिरा था, लेकिन अभी उसके ऊपर एक छत जैसी चीज कैसे बन गई है। मतलब ये कि वो एक कंप्लीटली अलग ही जगह पर पहुंच चुका है। अभी जेवियर को यहाँ पर भूख लग रही होती है। वो अपने सामने उसी मॉन्स्टर को पड़ा हुआ दिखता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो इस मॉन्स्टर को पका के खा ले, लेकिन वो उसको खाता नहीं है। अगला सीन होता है 3 दिन बाद का। यहाँ पर जेवियर की भूख के मारे हालत खराब हो रही है। वो डिसाइड करता है कि अब वो इस मॉन्स्टर को खाएगा एंड वो उस मॉन्स्टर को खाना भी चालू कर देता है। मॉन्स्टर को खाने के बाद वो यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वो लकड़ी के सहारे चलते हुए कहीं पर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या अभी तक उसके फादर को इस जगह के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और कैसा वहां पे वो ढूंढने नहीं आया अभी तक। वेल यहाँ पे जेवियर एक लकड़ी के सहारे चल रहा होता है, लेकिन तभी उसको अचानक से एक लेडी की आवाज सुनाई देती है अपने पीछे से। वो
वो आवाज उससे कहती है कि उसका पैर अभी टूटा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसको दर्द भी हो रहा होगा। वो उससे कहती है कि वो उसके इस दर्द को ठीक कर सकती है अगर वो उसके पास जाता है। तो इन मामलों में जनरली वो बुलाती है तो जाने का नहीं, लेकिन क्या करे, जाना पड़ जाता है। जेवियर के मन में विचार आता है कि वो उस आवाज की ओर नहीं जाएगा, बट वो आवाज उससे कहती है कि अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा और ना ही उसका पैर ठीक हो पाएगा। जेवियर के सामने अब पीले रंग की एक चीज आ जाती है और वो चीज उसको फॉलो करने के लिए कहती है। जेवियर उसको फॉलो करते करते उसके पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है, ये चीज उसके पैरों को हील कर देती है। जिस लेडी की आवाज उसे आ रही होती है वो लेडी होती है ये, इसका नाम है अर्ड। ये लेडी जेवियर को बताती है कि वो वर्ल्ड ट्री को मैनेज करती है, लेकिन ये वर्ल्ड ट्री होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। जेवियर इस लेडी से पूछता है कि आखिर वो इस जगह पे क्या कर रही है। ये लेडी जेवियर को ये भी बताती है कि जो वर्ल्ड ट्री है वो कमजोर हो चुका है और वो उसको मरने से बचा रही है, लेकिन वो यहाँ पर उदास रहती है क्योंकि उसको यहाँ पर काफी दिनों से रहना पड़ रहा है। अब यहाँ पर वर्ल्ड ट्री के बारे में पता चलता है। वर्ल्ड ट्री एक ऐसी चीज है जो कि वर्ल्ड को मैनेज करने में हेल्प करती है। अब अर्ड यहाँ पर जेवियर के बारे में उससे पूछती है। जेवियर अपना इंट्रोडक्शन अर्ड को दे देता है। अर्ड जेवियर से कहती है कि क्या वो उसके साथ एक डील करना चाहेगा। अर्ड उससे कहती है कि अगर जेवियर ने उसकी हेल्प करी ये चीज पता लगाने में कि वर्ल्ड ट्री बीमार किससे हुआ, तब उसके बाद अर्ड उसको अपनी पावर्स का यूज करने देगी। बड़ी अच्छी डील है, मैं तो ले लेता। अर्ड उसको ये ऑफर इसलिए दे रही है क्योंकि जेवियर एक काफी अच्छा मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। वो ये भी बताती है कि वो यहाँ पर 26 साल से है और वो यहाँ पर रहकर बोर हो चुकी है। जेवियर बताता है कि 26 साल तो वो अपनी पिछली लाइफ में भी जिया था। अर्ड को पता होता है कि जेवियर जो है वो अपनी सेकंड लाइफ में जी रहा है और इससे ये चीज हो सकती है कि वो अर्ड की पूरी पावर का यूज ना कर पाए। जेवियर अर्ड से पूछता है कि अगर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो उसने इंसानों की हेल्प क्यों नहीं करी। और उसको बताती है कि उन्हें दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना कि उनके भरोसे रहना चाहिए। उन्हें खुद की पावर्स और एबिलिटीज का यूज करना चाहिए खुद को बचाने के लिए। अर्ड कहती है कि अभी बहुत सारी बातें हो गई और फिलहाल जहां से जेवियर आया है वो उसको वहीं पर भेज रही है। अर्ड जो है वो जेवियर को इस चीज में अपनी पावर्स को भर के दे देती है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जेवियर को सब कुछ बेसिक से सिखा पाए। और अब यहाँ पर जेवियर के लिए एक पोर्टल खोल देती है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ से अब जा सकता है। अगला सीन होता है एक पेड़ का और इसी पेड़ में से वो पोर्टल बाहर आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद जेवियर इसी पोर्टल से बाहर निकलता है एंड वो फाइनली उसे जहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो पहले था। वो जंगल में होता है और उसे किसी की आवाज आ रही होती है। वो आवाज उससे मदद मांग रही होती है। उसे अर्ड की भी आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अभी अर्ड की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अर्ड की आवाज उसे कहती है कि ये चीज बस अर्ड की तरफ से एक मैसेज है, इसलिए उसको ये आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज जेवियर से कहती है कि उसको बस एक ही छलांग में इस पेड़ को पार करना है, लेकिन ऐसा करने के लिए जेवियर को अपने पैरों में अपनी कॉन्शियसनेस को डालना होगा। जेवियर ऐसा ही करता है और वो अपने पैरों में अपनी कॉन्शियसनेस को डाल देता है। ऐसा करने के बाद वो एक छलांग में उस पेड़ के ऊपर पहुंच भी जाता है। ये आवाज जेवियर को ये बताती है कि जो अब उसकी आंखें हैं वो पहले से काफी ज्यादा कमाल की हो गई होगी। अब जैसा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया होगा कि जेवियर को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उससे हेल्प मांग रही थी और उसे वो आवाज अभी से दूर जंगल में एक लड़की दिखती है जिसे कुछ लोग घेर के खड़े होते हैं। जेवियर सोचता है कि अब उसे हीरोगिरी करने का बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिल चुका है, इसलिए वो छलांग लगाते लगाते उसी लड़की के पास जाने लगता है। जेवियर जैसे ही वहां पे पहुंचता है उसका सबसे पहला टारगेट होता है ये वाला आदमी। जेवियर उसकी खोपड़ी तोड़ देता है। जब इस आदमी के साथी की पिटाई हो जाती है तब ये जेवियर से पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन जेवियर उसकी बातों का रिप्लाई क्यों देगा। जेवियर के पास में एक पत्थर पड़ा होता है जिसे उठाकर वो इस आदमी के मुंह पे फेंक के मार देता है। जब इन दोनों की पिटाई हो जाती है तो इनके साथ एक तीसरा साथी भी होता है। ये भी जेवियर से पूछता है कि आखिर वो है कौन। पता नहीं लोगों को क्यों जानना है कि उनकी पिटाई करने वाला कौन है। जेवियर कहता है मेरा कद्दू तुम्हारे सवाल का जवाब दे, वैसे भी तुम लोग बहुत घटिया हो। ये दोनों आदमी भाई होते हैं और ये दोनों ही जा रहे होते हैं जेवियर की तरफ उसको निपटाने के लिए। ये आदमी जेवियर के ऊपर हमला करता है लेकिन जेवियर उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ चले जाता है इन लोगों के, और जिसकी जेवियर ने सबसे पहले पिटाई करी थी फिर से वो उसको कूटता है और उसको पेलने के बाद वो उसकी तलवार भी ले लेता है। जिसके बाद बढ़ता है वो इस आदमी की तरफ और वो उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। जेवियर उसको बताता है कि वो जल्दी से अपने हथियार को नीचे गिरा दे और जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ जेवियर को दे दे। ये आदमी ठीक वैसा ही करता है। वो अपनी तलवार को नीचे रख देता है और एक पोटली निकालते हुए जेवियर को देकर कहता है कि वो उसे छोड़ दे। वो बहाना मारते हुए कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपना परिवार चलाना है। जेवियर उसको बताता है कि वो ये बहानेबाजी बंद कर दे, जिसके बाद जेवियर उस आदमी के दोनों पैरों पे कट लगा देता है। ये आदमी जेवियर से कहता है कि उसने इस बारे में नहीं बताया था उसको पहले, बट जेवियर उससे कहता है कि वो उसको शुक्रिया कहे क्योंकि उसने बस उसके पैर काटे हैं ना कि जान से मारा है। जेवियर यहाँ पे इन पैसों को उठा लेता है और सोचता है कि इन पैसों का यूज करके वो घर तो जा ही सकता है। ये सब कुछ करने के बाद जेवियर इस लड़की को देखता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, बट जेवियर उसको समझाते हुए कहता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग उसको परेशान कर रहे थे उन लोगों को जेवियर ने पहले ही निपटा दिया है एंड वो उसे घर तक भी छोड़ देगा अगर वो चाहे
तो। ये कहते हुए जेवियर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और ये लड़की भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसे पकड़ लेती है। जैसे ही वो उसको पकड़ती है, जेवियर महसूस करता है कि उसकी बॉडी हील हो रही है और वो ये बात भी समझ जाता है कि ये लड़की एक हीलर है। जेवियर अब सोच रहा होता है कि जो हीलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। और फिर से यहाँ पे जेवियर को आवाज आती है जंगल के दूसरी ओर से। वो इस लड़की का हाथ पकड़ता है और वो यहाँ से भागना चालू कर देता है वहां से दूर। जेवियर यहाँ पे छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हो सकता है कि इन लोगों के और भी साथी हो जो कि उन्हें ही ढूंढ रहे हो। अगला सीन होता है रात का और यहाँ पे जेवियर बहुत दूर आ चुका होता है उन लोगों से बचकर। ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये लड़की बताती है कि इसका नाम है टीफा रोमन। उसके बाद सुनने के बाद जेवियर थोड़ा सा चौंक जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बड़ा भाई भी है। ये लड़की कहती है कि हाँ, उसका बड़ा भाई भी है, लेकिन ये बात जेवियर को कैसे पता। जेवियर को याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसकी टीम में एक आदमी था और वो टीफा का ही भाई था, लेकिन वो भी लड़ाई में मारा जाता है। टीफा के बड़े भाई का नाम है शैरन। जेवियर को ये भी याद आता है कि शैरन अपनी छोटी बहन टीफा को ही ढूंढ रहा था उसकी प्रीवियस लाइफ में, लेकिन जेवियर ने उससे कहा था कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक दिन उसकी छोटी बहन को ढूंढ के वापस ले आएगा। एंड फाइनली यहाँ पे जेवियर ने इस लाइफ में ऐसा कर दिया होता है। वेल, अब ये दोनों यहीं पर होते हैं और टीफा सो जाती है। टीफा के सो जाने के बाद जेवियर अर्ड को याद करता है। वो पूछता है कि क्या अर्ड यहीं पर ही है अभी। उसको सामने से रिप्लाई आता है कि हाँ, वो यहीं पर ही है। अर्ड उससे ये भी कहती है कि अब वो जेवियर को बताएगी कि उसकी पावर्स का यूज कैसे किया जाए। अर्ड उसे कहती है कि उसके पास जो अभी डैगर है यानी खंजर है, सबसे पहले वो उसी से स्टार्ट करेंगे। जेवियर यहाँ पे इस डैगर को उठा देता है और अर्ड की वॉइस उसे बता रही होती है कि वो इस डैगर के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को फोकस करे और अपने मैजिक को इसके अंदर डाले। जेवियर यहाँ पे थोड़ी देर बाद ऐसा कर भी लेता है और अब उसके डैगर में मैजिक फ्लो होना चालू भी हो जाता है। अर्ड की वॉइस जेवियर को ये बताती है कि अब वो उसको एक शैडो स्टिंग नाम की स्किल सिखाएगी। उसके अंदर जेवियर को ये करना होगा कि उसे अपनी मैजिक पावर को डैगर के टिप पर फोकस करना है और ऐसा सोचना है कि वो एक एरो की फॉर्म ले रहा है। और ये करने के बाद उसको अपनी मैजिक स्पीड का यूज करना है ताकि वो इफेक्टिवनेस के साथ अटैक कर पाए। जेवियर ठीक ऐसा ही करता है और अर्ड की बात मानकर वो इस पेड़ के अंदर अपना खंजर घुसा देता है। उसके इस अटैक को करने के बाद ये पेड़ पूरे तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने इस एबिलिटी का यूज करा है। उसके ऐसा करने से यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है जिससे कि टीफा जाग जाती है नींद से। बट जेवियर को यहाँ पे महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ ही आ रहा है, इसलिए जेवियर अब टीफा को अपने हाथों में उठा लेता है और अपनी स्पीड का यूज करके वो इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। टीफा को यहाँ पर लाने के बाद वो उससे कहता है कि उसे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना है और अपनी प्रेजेंस को छुपा के रखना है सबसे। जेवियर पेड़ में बैठ कर अब ये देख रहा होता है कि 5 लोग उसी तरफ आ रहे होते हैं जिस तरफ वो पहले थे और ये 5 लोग पहले के 3 लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें इस साइड से कोई आवाज आई होती है और इन्हें वही पेड़ दिखता है जो कि जेवियर ने थोड़ी देर पहले तोड़ा होता है। इनमें से ये आदमी कहता है कि जो भी उस हीलर को अपने साथ ले गया है वो यहीं कहीं होगा। अब ये आदमी टीफा की प्रेजेंस का पता लगाने लगता है और उसे पता चलता है कि टीफा यहीं कहीं है आसपास। यही रीजन होता है कि जेवियर टीफा से कहता है कि वो अपनी प्रेजेंस को सबसे छुपा के रखे। अब ये आदमी जिमी नाम के एक आदमी से कहता है कि वो जाके पता लगाए कि वो लोग आखिर है कहाँ पे। जिमी अब यहाँ पर फिर से अपने मैजिक पावर का यूज करता है टीफा का पता लगाने के लिए। जेवियर देखता है कि भले ही ये 5 आदमी उन 3 आदमी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 5 डीमन किंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद ये आदमी अचानक से इन दोनों की प्रेजेंस का पता लगा लेता है। अब ये आदमी अपने बॉब नाम के साथी से कहता है कि वो जाए और इन दोनों को नीचे ले आए। ये आदमी सीधा जाता है और पेड़ काटना चालू कर देता है। मैं बता रहा हूँ ना, इस स्टोरी में पेड़ के साथ ऐसी तैसी बहुत हुई है। ये आदमी पेड़ को काट रहा होता है लेकिन जेवियर को उसकी इस हरकत से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो ये सोच रहा होता है कि जैसा उसने प्लान किया था चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही है क्योंकि उसने 5 मिनट पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। जेवियर ने अपने वाटर मैजिक का यूज किया था इन लोगों के ट्रैकिंग मैजिक को कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब यह है कि जिस पेड़ को भी बॉब काट रहा है उसके ऊपर जेवियर नहीं है, वो तो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर है और जब बॉब पूरा पेड़ काट देगा तब ये वाटर मैजिक उसको ट्रैप कर लेगा। और यहाँ पर ठीक वैसा ही होता है, जैसे ही ये पेड़ पूरा कटता है ये मैजिक बॉब को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। अब ये आदमी यहाँ पर पूरा फंस चुका होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। बस इसी चीज का फायदा उठाता है जेवियर और उसके हाथ में जो डैगर होता है वो सीधा बॉब की तरफ फेंक देता है। इस चीज से यहाँ पर होता यह है कि ये डैगर उसके सर पे जाके लगता है और बॉब वहीं निपट जाता है। अब इन चारों को यहाँ पर समझ नहीं आता कि अभी यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से पेड़ कटने की आवाज गायब हो गई। तभी इनका साथी कहता है मुझे लगता है कि जो हमारा ओपोनेंट है वो मैजिक यूज कर सकता है, इसीलिए अब ये चारों वहीं जाने लगते हैं जहाँ पे वो पेड़ था। अब ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वहां पर चारों ओर पानी होता है। जिमी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर पानी आया कैसे और वो इस पानी को छूने लगता है। उस पानी को छूने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। अब ये आदमी सबको बताता है कि ये जो पानी है इसको छूना मत क्योंकि ये जहरीला है। ये तीनों यहाँ पर बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे 2 पत्थर आ जाते हैं उड़ते हुए इनको निपटाने के लिए, लेकिन ये लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट होते हैं और वो इन पत्थरों के अटैक से बच जाते हैं। बट तभी यहाँ पर एक और पत्थर आता है और वो पत्थर आता है इस आदमी की तरफ, लेकिन यह आदमी अपने मैजिक से इस पत्थर को ब्लॉक करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने से एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब उसे यहाँ पर ये लग रहा होता है कि जिस तरफ से ये पत्थर आया है वहां पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जेवियर इनके पीछे ही होता है और वो समझ जाता है कि जो ये वाला आदमी है ये एक फायर मैजिशियन है। अब यहाँ पर ये तीनों ही बचे होते हैं और इनका दिमाग चल नहीं रहा होता कि इन्हें आखिर में क्या करना चाहिए, लेकिन अब ये
यह आदमी यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाता है और अपने हाथ में फायरबॉल ला के एक धमकी देता है। वो कहता है कि जो आदमी उसके ऊपर अटैक कर रहा है वो अगर बाहर नहीं आया तो वो इस पूरे जंगल को ही जला देगा। अब यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, जेवियर सच में बाहर आ जाता है और वो कहता है वो तो यहाँ पर बस कुछ पेड़ पौधे लेने आया था और अब वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन यह आदमी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम्हारे जितने भी साथी हैं सबको बाहर लेके आओ। जेवियर कहता है कि उसने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा था और अगर ये लोग उसे घर जाने देंगे तो जेवियर उनको उस आदमी का पता बता देगा। लेकिन ये आदमी थोड़ा भड़क जाता है और वो समझ जाता है कि जेवियर उसके मजे ले रहा है, इसीलिए अब वो अपने फायर मैजिक से जेवियर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जेवियर इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो इन लोगों के पीछे आ जाता है। इसको पीछे जाने का बहुत शौक है। वो यहाँ पर अब अपने वाटर मैजिक का यूज करता है और इस आदमी के दोनों साथियों को ट्रैप कर लेता है। अपने साथियों को बचाने के लिए ये आदमी उनके ऊपर अपने फायर मैजिक का यूज करता है ताकि इसके अटैक से ये वाटर मैजिक नलीफाई हो जाए। उसके ऐसा करने से ये दोनों यहाँ पर जेवियर के मैजिक से बच जाते हैं। अब ये आदमी फिर से टारगेट बनाता है जेवियर को और उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है। लेकिन जेवियर यहाँ पर इसके अटैक को डॉज करता है और वो जाता है इनकी स्वॉर्ड्स उठाने के लिए और वो ऐसा कर भी लेता है। वो इनमें से एक आदमी की स्वॉर्ड को उठा लेता है। जेवियर कहता है कि वो पहले इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन ये लोग बहुत घटिया हैं और इनको जेवियर का राज भी पता चल चुका है, इसलिए जेवियर को इन्हें खत्म करना होगा। तो पहले वाले बंदे के साथ क्यों करा था ऐसा? ये आदमी समझ जाता है कि जेवियर मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में ही अच्छा है, इसलिए अब ये आदमी उसको पकड़ना चाहता है। वेल, अब यहाँ पर इन दोनों की ही फाइट शुरू हो जाती है। जेवियर अपने वाटर मैजिक का यूज करके इस आदमी के फायर मैजिक को नलीफाई कर देता है। जेवियर अपने स्वॉर्ड से इस आदमी को निपटाने वाला होता है लेकिन ये आदमी अपने मैजिक को यहाँ पर यूज करता है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस चीज से ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। इतनी देर तक लड़ने के बाद इस आदमी को समझ आ जाता है कि जेवियर की स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और हो सकता है कि जेवियर बैटल फील्ड में भी लड़ा हो। अभी आदमी यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल पे जाके अपने फायर मैजिक का यूज करता है और उसका मन होता है कि वो इस बार जेवियर को निपटा देगा। जेवियर भी अपने वाटर मैजिक का यूज करता है अपनी फुल पोटेंशियल पे जाके एंड यहाँ पर जेवियर का वाटर मैजिक जो है इस आदमी के फायर मैजिक के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इस चीज का फायदा उठा के अब जेवियर इस आदमी के पीछे चला जाता है और उसको खत्म कर देता है। ये सारा काम निपटाने के बाद अब जेवियर वापस से टीफा के पास चले जाता है। वो टीफा से कहता है कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सबको फेल दिया है। टीफा अब जेवियर से प्रॉमिस करती है कि वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी। अब ये दोनों यहाँ से अपने घर जा रहे होते हैं। टीफा जेवियर से पूछते हैं कि क्या ये लोग निपट चुके हैं। जेवियर कहता है कि उसे सबका तो नहीं पता लेकिन उनका कैप्टन निपट चुका है। बट तभी अचानक से जेवियर की बॉडी में कुछ होता है और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगला सीन होता है अगले दिन का और ये सीन होता है एक सिटी का। यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि एक आदमी से पूछ रही होती है कि क्या वो बच्चा जग गया। ये लड़का है शैरन। वो कहता है कि वो उसी को ही चेक करने के लिए अब जा रहा है। ये लेडी शैरन से कहती है कि वो वहां पे जाके उसे थैंक्स कहे क्योंकि उसी ने ही टीफा को बचाया था। शैरन यहाँ पे जेवियर के पास ही जा रहा होता है। रास्ते में उसको टीफा दिखती है और वो टीफा से कहता है कि उसे अभी आराम करना चाहिए। बट टीफा बताती है कि उसको भी हेल्प करनी है और वो फिलहाल बिल्कुल ठीक है। शैरन को समझाते हुए कहता है कि उसने टीफा से पहले ही कहा था कि वो विलेज छोड़ के ना जाए उसके बिना। इसके बाद शैरन टीफा से जेवियर के बारे में पूछता है। टीफा बताती है कि वो अभी भी सो रहा है। जहाँ पे जेवियर सो रहा होता है शैरन उस जगह का गेट खोलता है। जैसे यहाँ पे शैरन गेट खोलता है जेवियर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन टीफा चिल्ला के बता देती है कि ये आदमी उसका बड़ा भाई है। यहाँ पे जेवियर बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो फिलहाल खाना खा रहा होता है। टीफा देखती है कि जेवियर ने बहुत सारा खाना खा लिया है। जेवियर के खाना खा लेने के बाद शैरन से पूछता है कि वो कहाँ से है और वो इन जंगलों में क्या कर रहा था। जेवियर बताता है कि वो आंसाफ टाउन में रहता है और उसके पेरेंट्स को अभी उसकी बहुत चिंता हो रही होगी। उसकी बात सुनने के बाद शैरन शॉक हो जाता है और कहता है कि वहां जाने में तो 3 दिन लग जाएंगे। जेवियर शैरन को सारी बातें बता देता है कि कैसे वो मैजिक बीस्ट से फाइट करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। उसकी बातें सुनने के बाद शैरन से कहता है चलो फिर तुम्हारे घर चला जाए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। तो ससुरे जेवियर ने पहले यही तो कहा था। शैरन कहता है कि वो भी जेवियर के साथ ही चलेगा क्योंकि वो एक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन टीफा शैरन को बताती है कि जेवियर काफी स्ट्रांग है। टीफा शैरन से पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ जा सकती है। शैरन उसको अपने साथ लेने के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि वो भी उसके साथ चल सकती है। ये लोग यहाँ पर सारी तैयारी कर लेते हैं और निकलने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। कुछ दिनों बाद ये लोग पहुंच जाते हैं कार्पेन कैसल। जेवियर के घर में उदासी होती है और उसकी मॉम रो रही होती है कि जेवियर इतने दिनों से लापता है। लेकिन जेवियर के डैड उसको समझाते हुए कहते हैं कि वो जेवियर को ढूंढ लेंगे इसलिए चिंता ना करे वो। बट जेवियर की मॉम उसके फादर से कहती है कि कहीं जेवियर को कुछ हो तो नहीं गया होगा। बट जेवियर के डैड बताते हैं कि उसे सिसली ने बताया था कि जेवियर बहुत अच्छे से लड़ रहा था उस मैजिकल बीस्ट से और अभी जेवियर जहां भी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला सीन होता है बोन कैसल के अंदर का। आयन यहाँ पे अपने फादर से कह रहा होता है कि वो एक सर्च टीम को भेजे ताकि वो जेवियर का पता लगा पाए। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जेवियर ने ही उसकी जान बचाई होती है। कम से कम ये बंदा तो अच्छा निकला। आयन के डैड उसको कॉल पकड़ते हुए कहते हैं हम नोबल्स है और हमें आम लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये आदमी पक्का पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहा है। आयन के डैड उसको ये भी बताते हैं कि अगर उसको एक नोबल बने रहने के फायदे उठाने हैं तो वो चुपचाप बस बातों को मानता रहे। अपनी डैड की बातें सुनने के बाद आयन वहां से निकल जाता है। अगला सीन होता है एक होटल का जहाँ पर ये तीनों रुके होते हैं। तभी यहाँ पे जेवियर आता है और वो शैरन और टीफा से कहता है कि वो अभी मार्केट जा रहा है। इसकी माँ इसके घर पे चिंता कर रही है और उसको मार्केट में घूमना है और मार्केट जाने का इसका रीजन ये होता है कि इसको नए कपड़े खरीदने रहते हैं एंड वो यहाँ पर बिना शैरन और टीफा के ही मार्केट निकल लेता है। अगले सीन में जेवियर
एक खाली ग्राउंड में होता है और वो यहाँ पर अर्ड को बुलाता है। वो अपनी बॉडी में अचानक से एक चीज फील करता है और उसकी बॉडी में से अर्ड बाहर निकलती है। अर्ड जेवियर को बताती है कि जो वो देख रहा है वो अर्ड नहीं है, वो बस अर्ड की कॉन्शियसनेस है जिसे वो अभी देख पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जेवियर जिससे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था उसने फिलहाल एक फॉर्म ले ली है। अब यहाँ पर अर्ड उसको टीच करना शुरू कर देती है। जेवियर यहाँ पे अपने चेस्ट में एक अजीब सी चीज फील करता है और उसमें से एक लेजर जैसी चीज बाहर निकलती है। वो चीज पेड़ पे जाके लगती है एंड यहाँ पर पेड़ में एक पोर्टल बन जाता है और उससे कहती है कि वो आगे बढ़े और इस पोर्टल के अंदर जाए, क्योंकि जिस मैजिकल बीस्ट से जेवियर ने फाइट दी थी वो काफी कमजोर था और इस पोर्टल के अंदर उसको अच्छे खासे लेवल के मैजिकल बीस्ट मिलेंगे। और उसको बताती है कि अगर वो पोर्टल के अंदर जाके जल्दी से जीत जाता है तो अपने आप पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन अगर वो हारता है तब ये प्रैक्टिस लूप में चलती रहेगी। जेवियर उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि बाहर बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और कहीं उसको अंदर लेट हो गया तो क्या होगा। लेकिन अर्ड उसकी बातें नहीं सुनती और उसको अंदर घुसा देती है। अब जैसे ही जेवियर इस पोर्टल के अंदर जाता है उसके हाथ में एक डैगर आ जाता है। इस पोर्टल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं उससे फाइट करने के लिए। ये एक टाइप के गोलम जैसी चीज होती है। उसे इन सभी पांचों मॉन्स्टर्स को बस 10 मिनट के अंदर मारना है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो ये ट्रेनिंग वापस से रीसेट हो जाएगी। इन गोलम को देखने के बाद जेवियर को लग रहा होता है कि ये गोलम काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं देखने से ही, और जिनसे उसने फाइट की थी पहले वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इनसे। वो यहाँ पर मैजिक का यूज करने के बारे में सोचता है। अब यहाँ पे जेवियर अपने फायर मैजिक की हेल्प से इन गोलम्स की ऐसी तैसी कर देता है और ये सब चीज करने में बस उसको 5 सेकंड लगते हैं। वेल इसके बाद वो अर्ड से कहता है कि वो उसे अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। अर्ड को यकीन नहीं आ रहा होता कि जेवियर ने इतनी जल्दी ये काम कैसे कर दिया। अर्ड जेवियर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तुम अपनी पावर छुपाते क्यों हो। जेवियर कहता है कि वो अपनी पावर्स को छुपा नहीं रहा है और अगर यहाँ पर असली अर्ड होती तो वो उसकी पावर्स को नोटिस कर लेती। गाइस मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये जो है वो रियल अर्ड नहीं है, ये बस एक तरह की कॉन्शियसनेस है। वेल अब अर्ड जेवियर से कहती है कि वो उसको अगले लेवल पे ले जा रही है। अगले स्टेज पे जाते ही यहाँ पे बहुत सारे गोलम्स आ जाते हैं और उसको बताती है कि अब उसके पास बस 5 मिनट है इन सब गोलम्स को निपटाने के लिए। जेवियर इनको देखता है और समझ जाता है कि ये वाले जो मॉन्स्टर्स हैं वो पहले वाले मॉन्स्टर्स से काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी वो इनको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस बार जेवियर अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता है इनको मारने के लिए। थोड़ी देर बाद वो अपनी स्वॉर्ड में मैजिक का यूज करके इन सारे मॉन्स्टर्स को एक बारी में ही खत्म कर देता है। इसके बाद वो अर्ड से कहता है कि इन वाले मॉन्स्टर्स ने पहले वाले मॉन्स्टर्स के मुकाबले उसको काफी अच्छी फाइट दी और वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास अब कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है। अर्ड जेवियर से कहती है कि उसको इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अचानक से यहाँ पे जेवियर के पास एक बहुत बड़ी सी कुल्हाड़ी आती है, लेकिन जेवियर यहाँ पे अपनी स्पीड का यूज करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये अटैक क्या होता है इस मॉन्स्टर ने जो कि उसी के पीछे खड़ा था। गोलम के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है और इस वाले स्वॉर्ड से वो जेवियर के ऊपर हमला करने वाला होता है। किसी तरह करके जेवियर यहाँ पे अपने आप को फाइनली बचा लेता है इस अटैक से, लेकिन जेवियर यहाँ पे समझ जाता है कि ये वाला जो मॉन्स्टर है वो पहले वालों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेवियर के सामने इस टाइप के 2 मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन जेवियर भी यहाँ पे रुकता नहीं है और वो इन मॉन्स्टर्स की तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो कूदते हुए जाता है और एक गोलम के पीछे अपने डैगर से हमला करता है, बट ऐसे करने से पहले ये गोलम अपने पीछे एक हाथ को जनरेट कर लेता है एंड इसी वाले हाथ से वो जेवियर के ऊपर हमला कर देता है। जेवियर को यहाँ पे कोई भी हवा नहीं लगती, इसलिए वो इस वाले अटैक को डॉज नहीं कर पाता। इस वाले अटैक से वो नीचे जमीन पे आके गिरता है, लेकिन वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब उसे अटैक के साथ साथ डिफेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्ड जो है वो जेवियर को मोटिवेट कर रही होती है। वेल अब ये गोलम फिर से जेवियर की ओर आने लगते हैं, लेकिन अब जेवियर अपने फायर मैजिक का यूज करने के बारे में सोचता है। वेल वो यहाँ पर इस गोलम के ऊपर काफी हाई अमाउंट में फायर मैजिक को यूज करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन इस गोलम को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद ये गोलम फिर से जेवियर के ऊपर हमला कर देता है। जेवियर भी अब ये सोचता है कि देखते हैं कि ये गोलम उसके कितने फायर मैजिक्स को झेल सकता है। जेवियर बार बार अपने अटैक से इस मॉन्स्टर को तोड़ रहा होता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बार बार खुद को रीजनरेट कर लेता है। जेवियर भी यहाँ पे इतने सारे अटैक करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर कि ये रीजनरेट करना ही बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद। जेवियर सोच रहा होता है कि अब तो थोड़ा बहुत थकना वो भी शुरू हो गया है, लेकिन तब भी वो एक फाइनल ब्लो करता है और इन सारे मॉन्स्टर्स को अपने डैगर से ही खत्म कर देता है। अगले सीन में जेवियर मार्केट में होता है, वो हेलिना के लिए एक खिलौना ले लेता है और खुद के लिए कुछ कपड़े भी। इसके बाद वो टीफा और शेरन के पास जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि 2 लोग मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। ये बच्ची होती है टीफा, उसके हाथ में 2 चिड़िया के बच्चे होते हैं। वो इन दोनों को बचा रही होती है, लेकिन ये लोग उसी को ही उल्टा परेशान कर रहे होते हैं। ये सब देख के जेवियर वहाँ पे जाता है और इनमें से एक बंदे के मुंह पे लात मार देता है। थोड़ी देर बाद वो इस आदमी के पेट में घुसा मार के इसको भी पेल देता है। अब वो टीफा से पूछता है कि वो यहाँ पर आखिर पहुंच कैसे गई। टीफा बताती है कि उसका भाई खाने लेने के लिए बाहर गया था और उसने देखा कि दोनों चिड़िया के बच्चे नीचे गिर गए थे। इन्हीं की मदद करने के लिए वो बाहर आई थी, लेकिन वो खुद परेशान हो गई इन दोनों आदमी से। जेवियर उसे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, बट यहाँ पे तभी कुछ लोग आ जाते हैं और वो इन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे इन लोगों ने कोई क्राइम कर दिया हो। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर काफी सारे नाइट्स और उनका कैप्टन वहीं आते हैं उनको पकड़ने के लिए। ये है इन नाइट्स का कैप्टन जिसका नाम है रॉस्की। वो इनसे कहता है कि इन दोनों आदमियों की पिटाई करके ये बच्चे वापस ऐसे कैसे जा सकते हैं, एंड ये नाइट्स यहाँ पर इन दोनों को घेर लेते हैं चारों तरफ से। बट जेवियर बताता है कि उसने तो बस खुद की सेल्फ डिफेंस में ये करा था। रॉस्की कहता है कि उसने भले ही सेल्फ डिफेंस में ये चीज क्यों ना करी हो, लेकिन कार्पिन कैसल में वायलेंस अलाउड
अलाउड नहीं है। रॉस्की यहाँ पे जेवियर को अरेस्ट करने के बारे में बात कर रहा होता है। जेवियर टीफा से कहता है कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए। वो रॉस्की से भी कहता है कि टीफा को यहाँ से जाने दिया जाए क्योंकि उसने कुछ भी नहीं करा है। रॉस्की भी यहाँ पे टीफा को जाने देता है, लेकिन वो जेवियर को रोक लेता है। अपने भाई को ये सारी बातें बताने के लिए टीफा यहाँ से भाग जाती है। रॉस्की जेवियर को बताता है कि अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है आगे। अगला सीन होता है कोर्ट का और यहाँ पे जेवियर को खत्म करने की सजा मिलती है। जेवियर कहता है कि ये क्या बकवास कानून है। अपने आप को बचाने के लिए और इन लोगों को डराने के लिए जेवियर दिखाता है कि वो अपने फायर मैजिक का यूज कर सकता है। वेल यहाँ पे जो जज साहब होते हैं वो थोड़े भड़क जाते हैं और वो जेवियर से कहते हैं कि अगर जेवियर कोर्ट रूम से भाग भी जाता है तो कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि वो कार्पिन कैसल से नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पे जेवियर अपने फायर मैजिक का यूज करता है और पूरी कोर्ट को खत्म कर देता है। अगला सीन होता है इन दोनों का और ये दोनों बग्गी पे बैठ के यहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जेवियर ने पूरे कोर्ट को जला दिया होता है एंड वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। रॉस्की भी यहाँ पे किंग के पास भागते हुए जाता है उनसे मिलने के लिए। अगला सीन होता है शैरन और टीफा का, जो काफी दूर आ चुके हैं भागते हुए कार्पिन कैसल से। शैरन टीफा को बताता है कि जल्दी उनके पास जेवियर भी आता हुआ क्योंकि जेवियर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर जेवियर अपने आप को बचा के इन नाइट्स से बच के भाग रहा होता है, बट तभी उसको एक आदमी उठा लेता है उसके कपड़े पकड़ के एंड वो उसको भगाते हुए एक दूसरी जगह पे ले आता है। जेवियर यहाँ पे तुरंत खड़ा हो जाता है और वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उसे पता भी नहीं चला कि ये आदमी उसके पीछे कब आ गया। अब ये आदमी अपनी हुडी हटाता है और उसे बताता है कि उसका नाम है शोरेंशिया। वो कहता है कि वो कार्बिन कैसल के नाइट्स का कैप्टन है। जेवियर उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो वही लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन हो। बट शोरेंशिया कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो खामा ही उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। जेवियर को याद आता है कि उसकी पुरानी जिंदगी में शोरेंशिया एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन वो अचानक से एक दिन गायब हो जाता है। बट अभी वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा खुद पर कि शोरेंशिया इस कैसल के लॉज को फॉलो कर रहा है। वो उसको बताता है कि उसने एक लड़की की मदद करी थी और इसी चलते यहाँ के नाइट्स उसको उठा के कोर्ट में ले गए और जो उसने अपने फायर मैजिक का यूज किया था कोर्ट में वो तो बस डिस्ट्रैक्शन के लिए करा था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन शोरेंशिया अपनी तलवार निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि वो इतनी कम उम्र में अपना माना कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, आखिर वो है कौन। लेकिन जेवियर यहाँ पे हंसते हुए शोरेंशिया से कहता है कि अब शोरेंशिया उसको खत्म कर देगा ताकि जेवियर हमेशा के लिए चुप हो जाए। लेकिन शोरेंशिया उसे कहता है कि वो ये बात जानता है कि जेवियर स्वॉर्ड का यूज करना जानता है। उसके मुंह से ये बात सुनकर जेवियर भी चौंक जाता है कि आखिर उसे ये बात पता कैसे चली। शोरेंशिया उससे कहता है कि कभी भी अपनी वीकनेस अपने ओपोनेंट को मत दिखाना, नहीं तो वो तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। लेकिन जेवियर यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो भले ही पिछले 10 साल से स्वॉर्ड प्रैक्टिस क्यों ना कर रहा हो, लेकिन शोरेंशिया बहुत ताकतवर है और क्या जेवियर में इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको हरा सके। लेकिन शोरेंशिया अपनी तलवार अंदर रख लेता है और कहता है कि अगर उसे जेवियर की फाड़नी होती तो वो कब की फाड़ देता। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड है और क्या जेवियर उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। जेवियर को खुद पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि शोरेंशिया जो कि इतना लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है वो उसको ऑफर कर रहा है अपना स्टूडेंट बनाने के लिए। शोरेंशिया जेवियर से उसका इंट्रोडक्शन पूछता है और जेवियर अपने बारे में सब बता देता है। वो उससे ये भी कहता है कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन अभी उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो अपने घर से काफी दिनों से दूर है और उसके घर वालों को उसकी बहुत चिंता हो रही होगी। जेवियर शोरेंशिया से कहता है कि वो उसका स्टूडेंट तो बनेगा, लेकिन सबसे पहले वो अपनी फैमिली को ये बताना चाहता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। वो शोरेंशिया से एक और बात पूछता है कि अगर शोरेंशिया ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया तो क्या उसे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कार्पिन कैसल के लोग अभी जेवियर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शोरेंशिया भी जानता है कि कार्पिन कैसल के जो लॉज हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद और बेकार हैं और वो उनके कानून को नहीं मानता है बिल्कुल भी। जेवियर उसको बता देता है कि वो अनसाफ टाउन में रहता है। इस पर शोरेंशिया कहता है कि अगर वो एक दिन बिना रुके चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। शोरेंशिया अब यहाँ पर जेवियर को बाहर ले जाने लगता है और वो उसको बताता है कि उसने कैसल के बाहर अपने घोड़ों को तैनात कर रखा है। अगला सीन होता है रात का, जहाँ पे शोरेंशिया अपने घर ले आया होता है जेवियर को। यहाँ पर उसकी बेटी होती है, इसका नाम है लूसिया। शोरेंशिया के घर जाते ही उसकी बेटी उसे जोर से गले लगा लेती है। वो जेवियर के बारे में पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है। शोरेंशिया कहता है कि ये लड़का उसका स्टूडेंट है। अब ये बात लूसिया अपने मॉम को बताने चली जाती है कि उसके डैड एक स्टूडेंट लेके आए हैं घर पर। जेवियर कहता है कि उसकी बेटी बहुत क्यूट है और उसको देखकर उसे अपनी बहन हेलिना की याद आ गई। ये है शोरेंशिया की वाइफ एलिशा। लूसिया यहाँ पे उसको जेवियर के बारे में बता देती है। शोरेंशिया जो है अब वो एलिशा के पास जाता है और जेवियर का इंट्रोडक्शन देता है उसको। एलिशा उसको डिनर के लिए ऑफर करती है क्योंकि वो जानती है कि वो भूखा हो। शोरेंशिया एलिशा को बताता है कि वो थोड़ी देर में खाना खा के निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उसे जल्दी से जेवियर को उसके घर पर ले जाना है ताकि जेवियर शोरेंशिया का स्टूडेंट बन सके। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से कोई इनके घर का गेट तोड़ देता है। शोरेंशिया जेवियर से कहता है कि वो लूसिया को लेकर फौरन से ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाए। जेवियर उसकी बात मानता है और वो लूसिया का हाथ पकड़ के उसे ऊपर वाले फ्लोर में ले जाने लगता है। शोरेंशिया बाहर की तरफ आता है और यहाँ पे उसकी वाइफ उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं। ये होता है रॉस्की, जो कि अपने नाइट्स के साथ आया होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शोरेंशिया यहाँ पे जेवियर को लेके आया है। शोरेंशिया यहाँ पे रॉस्की का सीनियर होता है, लेकिन तब भी रॉस्की शोरेंशिया से पूछता है कि वो लड़का कहाँ पे छुपा हुआ है। शोरेंशिया कहता है कि वो किसी को भी अपने घर में इनवाइट करे, इससे रॉस्की को क्या लेना देना है। बट रॉस्की कहता है कि उस लड़के ने बहुत गलत काम करे हैं जिसके चलते शोरेंशिया उसे अपने घर में नहीं रख सकता। बट शोरेंशिया रॉस्की से एक सवाल पूछता है, क्या उसे भी कार्बिन कैसल के लॉ अच्छे लगते हैं। रॉस्की बताता है कि इन लॉज के चलते उसके किंगडम में काफी ज्यादा शांति आ गई है और किंगडम के
अंदर शांति होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जेवियर लूसिया को बता रहा होता है कि वो यहाँ से अभी जा रहा है ताकि उसके पेरेंट्स सेफ रह सके और वो किसी को भी ना बताए ये बात कि जेवियर उसके साथ था। लूसिया जेवियर को बता देती है कि उसे इस वाले गेट से निकल जाना चाहिए बाहर की तरफ। जेवियर के यहाँ से निकल जाने के बाद रॉस के घर में घुस जाता है अपने नाइट्स के साथ और उसके नाइट्स इधर उधर पूरे घर की पूरी चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे बस लूसिया मिलती है और कोई भी नहीं। रॉस की लूसिया से पूछता है कि उसके साथ जो भी लड़का यहाँ पर बैठा हुआ था वो कहाँ गया, लेकिन लूसिया ऐसा रिएक्शन देते हुए रॉस्की से कहती है कि वो नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर रॉस्की को कोई नहीं मिलता है तो वो यहाँ से जाने लगता है, बट सोरेंशिया रॉस्की से कहता है कि जो उसने उसके घर में गंदगी मचाई है वो उसको बिना ठीक करे नहीं जा सकता यहाँ से। अगला सीन होता है जेवियर का, जो कि भागते हुए शैरन और टीफा वाले डायरेक्शन में जा रहा होता है ताकि वो उनसे जल्दी मिल पाए और अपने घर जा सके। इधर यहाँ पे शैरन और टीफा बैठकर कैंपिंग कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं जेवियर के यहाँ पर आने का। थोड़ी देर बाद टीफा को जेवियर भागते हुए दिखाई देता है और वो काफी खुश होती है कि जेवियर फाइनली यहाँ पर आ चुका है। जेवियर यहाँ पर आते ही कहता है कि उसको बहुत भूख लग रही है। अगला सीन होता है अगले दिन का और ये फाइनली यहाँ पर आंसाफ टाउन पहुंच चुके होते हैं। टीफा देखती है कि ये सिटी काफी ज्यादा बड़ी है। मार्केट के अंदर यहाँ पे सिसिली होती है और वो जेवियर को देख लेती है। जैसे वो उसको देखती है वो उसके पास भागते हुए जाती है और गले लगा लेती है उसे। जेवियर यहाँ पे सिसिली को टीफा और शैरन से भी इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब यहाँ पे जेवियर सीधा जाता है अपने घर की तरफ। यहाँ पे जेवियर की मॉम बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पे जेवियर आ जाता है और उसकी मॉम को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि जेवियर बिल्कुल ठीक है। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है जोर जोर से। जेवियर के डैड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब ये दोनों जेवियर को देखकर रोने लगते हैं। टीफा ये सारी चीजें देख रही होती है और वो शैरन से कहती है कि उसे भी अपने मॉम डैड से मिलना है, बट शैरन उसको गले लगाते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा उसके ही साथ रहेगा। अब जेवियर अपने पेरेंट्स को इंट्रोडक्शन देता है यहाँ पे टीफा और शैरन का। अगला सीन होता है रात का और शैरन यहाँ पे कह रहा होता है कि वो अब थोड़ी देर में निकल जाएगा, बट जेवियर उसे कहता है कि टीफा और शैरन यहीं पे रहे और यहाँ के नाइट रजीम को ज्वाइन कर ले। अब अगला सीन होता है 3 साल बाद का। जेवियर यहाँ पे बता रहा होता है कि उस दिन से शैरन और टीफा उसी घर में उसके साथ रहने लगे क्योंकि उसे पता चला कि दोनों के ही पेरेंट्स नहीं है। वेल अब यहाँ पर अगले 6 महीने बाद उनका एक एग्जाम होने वाला है नाइट सिलेक्शन के लिए। वेल अब इनकी पूरी फैमिली बोन कैसल में शिफ्ट हो चुकी है। वेल ये है जेवियर जो कि अब 15 साल का हो चुका है। जेवियर अर्ट से यहाँ पर पूछ रहा होता है कि अब उसकी अगली ट्रेनिंग कौन सी होने वाली है। अर्ट कहती है कि वो हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है, क्या वो एक इंसान है भी या नहीं। जेवियर कहता है कि वो स्ट्रांग होना चाहता है, बस और कोई बात नहीं है। अगला सीन होता है आयन के डैड का। आयन के डैड आयन से कह रहे होते हैं कि उसे फेल नहीं होना है बिल्कुल भी सिलेक्शन में। ये है आयन और ये अब 13 साल का हो चुका है। आयन कहता है कि उसे खुद के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो आराम से इस सिलेक्शन को पास कर लेगा। वो अपने फादर से ये भी कहता है कि उसको स्पेशल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। वह उसके फादर उसे ऐसा करने की परमिशन दे देते हैं। आयन अब यहाँ पर कहीं पे जा रहा होता है। उसके नाइट्स उसे कहते हैं कि वो उनके साथ चले, लेकिन आयन कहता है कि उसे उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी जा रहा होता है जेवियर से मिलने के लिए। अब जैसे यहाँ पे जेवियर आयन को देखता है वो उसको पहचान ही नहीं पाता कि आखिर वो है कौन। मतलब आयन यहाँ पे एक्टिंग करने लगता है वही पहले जैसी, ताकि यहाँ पे जेवियर पता कर सके कि आखिर आयन है कौन। जेवियर यहाँ पे फाइनली पहचान जाता है कि आयन कौन छिचोरा बच्चा है, इसलिए वो उसकी गर्दन पे तलवार रखते हुए कहता है कि आखिर वो यहाँ पे करने क्या आया है। आयन कहता है कि वो पहले जैसा मूर्ख आदमी अब नहीं रहा, लेकिन जेवियर को उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है, वो भी 3 साल के अंदर। आयन कहता है कि अगर उसे उसकी बातों पे भरोसा नहीं है तो वो सिसली से पूछ सकता है सब कुछ, क्योंकि वो दोनों चिट्ठी के थ्रू बात करते रहते हैं एक दूसरे से। वेल यहाँ पे सिसली की हैंडराइटिंग जेवियर पहचान जाता है और उसे आयन की बात के ऊपर भरोसा भी हो जाता है। आयन यहाँ पे जेवियर को थैंक्स करने के लिए आ रखा होता है क्योंकि उस दिन जेवियर ने ही उसकी जान बचाई थी उस मैजिकल बीस्ट से। जेवियर उसे कहता है कि उसके साथ उसका कोई सर्वेंट क्यों नहीं आया आज। मतलब जेवियर आयन को उसके साथ कहीं पर चलने के लिए कहता है। जेवियर उसे अपने घर ले जा रहा होता है। जेवियर देखता है कि ये लड़का तो बिल्कुल ही बदल चुका है। आयन अब यहाँ पे जैसे ही जेवियर के घर में पहुंचता है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होकर उसके पेरेंट्स को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन जेवियर के पेरेंट्स आयन को पहचान ही नहीं पाते और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। जेवियर अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो इस लड़के को इग्नोर करे। अब यहाँ पे टीफा आती है और वो उसके लिए चाय लेके आई होती है। आयन अब जेवियर को बताता है कि उसे सिसली से ये बात पता चली कि वो बोन कैसल में शिफ्ट हो गया है और वो स्पेशल ट्रेनिंग को ज्वाइन करने वाला है। आयन जेवियर को ये भी बताता है कि अब वो भी स्पेशल ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा। वो अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से नाइट को भी ज्वाइन करेगा अपने दम पर। जेवियर सोच रहा होता है कि नाइट्स ऑर्डर में ज्यादातर लोग जो हैं वो नोबल्स हैं, लेकिन वो कनेक्शन के थ्रू आते हैं, लेकिन वॉर के टाइम पर ऐसे नाइट्स किसी भी काम के नहीं होते। पता है कि अब वो चाह रहा है कि वो खुद की फैमिली यानी क्लोज फैमिली से मतलब नहीं रखेगा। अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है। जेवियर यहाँ पे सोच रहा होता है कि स्कूल कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं, इसीलिए उसे हेलिना और टीफा के लिए कुछ सामान खरीदना होगा। इसलिए अब वो यहाँ पे टाउन में आया होता है कुछ सामान खरीदने के लिए। थोड़ी देर तक घूमने के बाद वो यहाँ पर 2 बैग खरीद लेता है। वो मार्केट में घूम रहा होता है कि तभी उसे दिखता है कि एक चोर एक लेडी का पर्स लेके भाग रहा है। बट जेवियर सोचने लगता है कि उसे इस मामले में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जगह पर एक भी नाइट गार्ड नहीं है। इधर ये औरत परेशान होती है क्योंकि उसके बैग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसीलिए अब जेवियर आगे बढ़ता है उस औरत की हेल्प करने के लिए। वो उसे आश्वासन देता है कि वो उसका बैग वापस ले आएगा। यहाँ पर एक दुकानदार होता है जो कि तलवार बेच रहा होता है। वो उसकी तलवार ले लेता है और भाग जाता है।
ये भी तो चोरी ही हुई ना एक तरीके की। जेवियर भागते हुए उस चोर के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला होता है तभी वो देखता है कि आयन भी उसी चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। फायर मैजिक का यूज करके आयन यहाँ पर उस चोर के ऊपर फायर बॉल भी फेंक देता है, लेकिन ये चोर उसके अटैक को डॉज कर देता है, जो कि काफी अजीब बात है। इस चोर के हाथ में एक अजीब टाइप का टूल भी होता है। टूल का यूज करके वो आयन का किया हुआ अटैक आयन की तरफ ही वापस फेंक देता है, लेकिन आयन अपने आप को इस अटैक से बचा लेता है और वो अपने पीछे देखता है कि एक लड़के की तरफ ही वो वाला अटैक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जेवियर भी होता है जो कि मौके पर उस लड़के को बचा लेता है। जेवियर समझ जाता है कि उस चोर के हाथ में जो कोई भी चीज थी वो एक टाइप का मैजिक टूल है। अब आयन यहाँ पे फिर से रेडी हो जाता है उस चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके इस अटैक को भी ये चोर डॉज कर लेता है। बट इस बार अब आयन भड़क जाता है और वो गुस्से में आके एक बहुत बड़ी फायरवॉल बना देता है, लेकिन ये चोर फिर से टूल का यूज करके उसके ऊपर ही उसका अटैक वापस फेंक देता है। लेकिन इस बार जेवियर आ जाता है बीच में उसको बचाने के लिए और वो उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। जेवियर उससे कहता है कि उसके हाथ में जो चीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक चोर के हाथ में ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब जेवियर यहाँ पे अपना मैजिक का यूज नहीं करता और वो अपनी तलवार से ही उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन ये चोर बताता है कि जो चीज उसके पास है वो बस मैजिक को ही रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो इस चीज की मदद से अब जेवियर को भी रिफ्लेक्ट करने वाला होता है। बट यहाँ पे जेवियर पहले ही उसके अटैक रेंज से बाहर आ जाता है। अब वो उस चोर के पास पहुंच जाता है और उसकी तरफ अपनी तलवार पॉइंट कर देता है। अब यहाँ पे इस चोर के हाथ से ये मैजिक टूल भी छूट जाता है। जेवियर उससे कहता है कि उसके पास जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी वो जेवियर को पकड़ा दे। चलिए चोर अब अपने बैग में से एक नेकलेस टाइप की चीज निकाल के जेवियर को दे देता है और कहता है कि अब वो उसे जाने दे यहाँ से। जेवियर कहता है कि उसे वो मैजिक टूल भी चाहिए जो उसके पास है। ये चोर बताता है कि उसने काफी मेहनत करी है इस चीज के लिए, इसलिए वो ये चीज नहीं दे सकता जेवियर को। लेकिन जेवियर उससे कहता है कि उसने पक्का ये वाली चीज कहीं से चुराई होगी, इसलिए वो उसको ये चीज चुपचाप दे दे। अगर नहीं देता है तो वो उसकी और ज्यादा कुटाई करेगा। ये चोर यहाँ पे जेवियर को सारी चीजें पकड़ा देता है और अब यहाँ से जेवियर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये गार्ड्स आते हैं और इस चोर को पकड़ लेते हैं। आयन अब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि एक बार फिर से जेवियर ने उसकी जान बचा ली। जेवियर यहाँ पे उस लेडी को वो सारी चीजें वापस कर देता है जो कि उस चोर ने चुरा रखी। फिर से यहाँ पे जेवियर टाउन में घूमने लगता है और वो आयन से कहता है कि अब वो यहाँ से जा सकता है क्योंकि वो अपनी बहन के लिए कुछ चीजें ले रहा है। आयन कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा क्योंकि आयन चाहता है कि वो जेवियर से काफी कुछ सीखे। अब यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि छुपके से इनको ही देख रही होती है और वो कहती है कि उसे लगा नहीं था कि आयन इतना सुधर जाए। और जो उसके साथ अभी एक लड़का है यानी जेवियर, उसने कभी भी उसको नहीं देखा है पहले, शायद वो यहाँ पर नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए आया हुआ है। वेल इसी से बड़ी हम इस वीडियो को करते हैं यहीं तक कंप्लीट। तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में जाके लिख दो नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 2 और जल्दी ही इसका पार्ट 2 आ जाएगा। वेल इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का, तो फटाफट इसको भी कंप्लीट करवा देना।